हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी और सेल के बारे में, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दैनिक जीवन में जितने भी प्रकार के बैटरी हम लोग उपयोग में लाते हैं उन बैटरी के द्वारा किस तरह से कार्य किया जाता है। तो देखिए, बैटरी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, बैटरी और सेल। जैसे कि बैटरी का मतलब ये होता है, सेल का मतलब ये होता है कि वैसे रासायनिक उपकरण जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इस सेल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल, यानी प्राइमरी बैटरी और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग बात करेंगे और वन बाय वन करके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे पहले बैटरी को डिफाइन कर देते हैं। वैसा रासायनिक उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे बैटरी या सेल कहते हैं। तो चलिए, ये तो परिभाषा हो गई बैटरी और सेल के बारे में कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उस तरह के उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी और सेल कहेंगे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कार्य के आधार पर, यहाँ पे लिखेंगे कार्य के आधार पर सेल को दो भागों में बांटते हैं। किस किस भाग में बांटेंगे भाई? यहाँ पे आप लिख दीजिए बैटरी, और बैटरी को आप दो भाग में बांट दीजिए। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा प्राथमिक सेल, और प्राथमिक सेल को हम लोग कहते हैं प्राइमरी बैटरी। तो ये हो गया प्राथमिक सेल, और दूसरा हो गया द्वितीयक सेल। या फिर इसको कहेंगे सेकेंडरी बैटरी। तो ये हो गया प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, सेकेंडरी बैटरी। देखिए क्या अंतर है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक सेल वैसे सेल को कहेंगे जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो, और जैसे जैसे सेल में उपस्थित जो पदार्थ हैं उनका अपघटन होते चला जाए, वो समाप्त होते चले जाए, वैसे वैसे इस सेल का उपयोग समाप्त होता चला जाता है। यानी कि इस सेल से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाकर विद्युत ऊर्जा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका जो पदार्थ इसमें भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ होता है, वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है और अंततः ये बैटरी हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन द्वितीयक सेल किसको कहते हैं? तो वैसे सेल जो कि रिचार्जेबल होते हैं, मतलब कि इसमें दोनों तरह की अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया भी होगी और मतलब विद्युत अपघटन की अभिक्रिया होगी, और साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, मतलब कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होगी। दोनों प्रकार की अभिक्रिया होंगी। यानी एक बार जब आप इस सेल को उपयोग में लाते हैं तो यह डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद जब आप इसमें विद्युत धारा सप्लाई करते हैं तो यह फिर से रिचार्ज हो जाता है, और रिचार्ज होकर आप उसका दोबारा उपयोग करने लगते हैं। तो जितने भी रिचार्जेबल बैटरी आपके बाजार में मिलते हैं आपको, वो सारे रिचार्जेबल बैटरी द्वितीयक सेल कहलाएंगे। जबकि वैसे सारे सेल जो कि एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, मतलब कि उसको तब तक हम लोग उपयोग में ला सकते हैं जब तक कि उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं और उसमें उपस्थित जो पदार्थ है वह धीरे धीरे करके समाप्त ना हो जाए।
तो इस तरह के सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहेंगे। और प्राथमिक सेल जो होता है उसका सामान्यतः उदाहरण पेंसिल बैटरी, लेग्रांज सेल कहते हैं, उसको ड्राई सेल कह सकते हैं, शुष्क सेल कह सकते हैं। ये सारे सेल जो हैं वो किस तरह कार्य करते हैं, प्राथमिक सेल की तरह कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग परिभाषित कर लेते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसे सेल जो ऐसा लिख सकते हैं, वैसे सेल जो एक बार उपयोग में आने के बाद समाप्त हो जाते हैं तथा इन्हें द्वारा चार्ज करके उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्राथमिक सेल। उदाहरण में लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। उदाहरण में तो शुष्क सेल हो जाएगा, लेग्रांज सेल इसी को कहते हैं। फिर लेड संचायक बैटरी हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा इत्यादि। तो हम लोग और सेल के बारे में बात करेंगे। ये सारे सेल क्या कहलाएंगे, आपके प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल कहलाएंगे। द्वितीयक सेल के बारे में लिखते हैं। तो वैसे सेल जो एक बार उपयोग होने के उपरांत दोबारा चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता हो, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण में सारे रिचार्जेबल बैटरी, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं इन्वर्टर बैटरी। इन्वर्टर बैटरी भी क्या कहलाएंगे, आपके द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहलाएंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। हम लोग कुछ प्राथमिक सेल के बारे में एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग प्राथमिक सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब प्राथमिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी लेग्रांज सेल के। और इसको अब सामान्यतः शुष्क सेल भी कहते हैं। और जैसे रेडियो में उपयोग आने वाली बैटरी, या फिर अब बात करें तो घड़ी में उपयोग आने वाली बैटरी, ये जो शुष्क सेल आप खरीद के लाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेग्रांज सेल कहते हैं। तो देखिए, इस सेल का आविष्कार जॉर्जेज लेग्रांज ने 1868 ईस्वी में किया था। और उसका एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे कि इसमें किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, एनोड पे किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है, कैथोड पे किस की रासायनिक अभिक्रिया होती है, और किस तरह से यह सेल कार्य करता है। तो चलिए कार्य के बारे में बात करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक लेक्लॉन सेल है। एक लेक्लॉन सेल में ये इसका अपर कैप होता है। ये अपर कैप पीतल का बना हो सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीतल का बना अपर कैप होता है। ऊपर में आप लोग ध्यान देंगे स्टील का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। इससे एक इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है, कौन सा? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड किस तरह वर्क करेगा? यहाँ पे एनोड की तरह कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा। और इसका ये जो बर्तन होता है, इस पे हम थोड़ा सा इस तरह से बनाते चले जाएं। ये आपका बर्तन जो होगा वो बर्तन किस तरह का होगा? तो ये ऊपर में कार्डबोर्ड लगा हुआ होता है। इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये कार्डबोर्ड होता है। ध्यान दिए होंगे कि बैटरी का जो आप पेंसिल बैटरी खरीद के लाते हैं उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड होता है। और कार्डबोर्ड के अंदर ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं जिसमें कि सारा सामान रहता है, यह जिंक का बना होता है, जिंक का कंटेनर, यानी जिंक का बर्तन होता है जिसमें ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है। और ये किस तरह वर्क करेगा? तो ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा। ध्यान दीजिए, एक ही सेल के अंदर आपको अलग अलग मिल रहा है। ये ग्रेफाइट आपका किस तरह कार्य कर रहा है? एनोड की तरह, जबकि ये बर्तन जो है वो किस तरह कार्य कर रहा है? कैथोड की तरह। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक बात और ध्यान देना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दो पदार्थ हम लोग लेते हैं। कौन सा? एक लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और दूसरा लेते हैं हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। यानी अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड का लेप इसमें भरा जाता है। और वो खोलिएगा इसको तो देखिएगा उसके अंदर काला काला पदार्थ होता है, उसमें आपको अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड देखने को मिलेगा। और इस तरह से ये आपके सेल की संरचना बन जाती है। ये आपका लेक्लॉन सेल है और इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे अंदर में हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड भर देते हैं और बाहर में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड भर देते हैं। और ये आपका जिंक कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। तो इस कैथोड पे क्या हो जाएगा? कैथोड पे हो जाएगा आपका रिडक्शन और एनोड पे क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। तो ये है आपका लेक्लॉन सेल। इस लेक्लॉन सेल में होने वाली अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन हम चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ टर्म हम लिख देते हैं, आपको इसके बारे में क्या लिखेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेक्लॉन सेल जॉर्जेज लेक्लॉन्च ने 1868 ईस्वी में इस सेल का निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा, इस सेल का क्या किया था? निर्माण किया था। और कार्यविधि इसकी संरचना यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस तरह से। संरचना में कुछ बातें हम लोग लिख सकते हैं कि इस सेल का बाहरी परत कार्डबोर्ड का बना होता है। क्या लिख दे रहे हैं? कार्डबोर्ड का बना होता है जो जिंक के कंटेनर को सुरक्षित रखता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या लिख देंगे इसके बारे में? जिंक का कंटेनर किस तरह बात करेगा? तो कैथोड की तरह कार्य करता है। ये तो हो गई। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक ग्रेफाइट छड़ इस सेल के बीचों बीच मौजूद होता है, जो एनोड की तरह कार्य करता है।
कार्य करता है। ये तो एनोड की तरह कार्य हो गया। फिर आगे पॉइंट लिख दीजिए, इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड तथा मैंगनीज, या फिर इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग मैंगनीज ऑक्साइड, का उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको तो ये समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, इसकी संरचना क्या है। अब हम लोग इसकी क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं। क्रिया विधि में सबसे पहला आप लिखेंगे कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कैथोड क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, कैथोड जिंक कंटेनर है। तो देखिए जिंक का क्या होता है, ये जिंक जो है वह Zn+2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, जिंक क्या होता है, Zn+2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात और, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं NH4+, अमोनियम, देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो NH4 है वो NH4Cl टूटेगा NH4+ में, और साथ में ये किसमें टूट जाएगा, +Cl- में। तो ये किसमें टूट गया, NH4+ में, NH4+ में टूट गया। यहाँ से आपको MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड आपको देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ से मिलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में बदल जाएंगे। अच्छा ये काम और करते हैं, ये तो एनोड कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है, और ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। तो चलिए पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैथोड पर आपकी क्या अभिक्रिया हो रही है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है आपको, ये कैथोड पे नहीं हो रहा है, ये एनोड पे होने वाली अभिक्रिया है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिंक कंटेनर आपका किस तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पर भी गलत हो गया, जिंक कंटेनर आपका यहाँ पे एनोड की तरह कार्य करेगा, और एनोड की तरह अगर ये कार्य करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पे कैथोड की तरह कार्य करेगा, और कैथोड की तरह अगर कार्य करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एनोड पर होने वाले अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जा रहा है। और यहाँ से अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, क्या, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कैथोड पे किस तरह की अभिक्रिया होगी। तो ध्यान दीजिए, एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो बाहरी परिपथ में जाएगा, और यह 2 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी अपग्रेड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH4+ आपके पास है, प्लस MnO2 है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो Mn2O3 में बदल जाएगा, कौन सा, मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो Mn2O3 में बदल जाएगा, और साथ में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अमोनिया गैस देखने को मिलेगा। और ये इस तरह से आपको NH4+ MnO2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mn2O3 और NH3 में बदल जाएगा, और साथ में एक जल का अणु यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो क्या हो गया, सेल अभिक्रिया में आप ध्यान दीजिएगा, एनोड पर जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन।
और इस प्रकार से संपूर्ण अभिक्रिया को अगर आप लेंगे तो जिंक जो है वो NH4 प्लस और MnO2 के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा क्या Zn+2 और साथ में आपका यहाँ पे Mn2O3 प्लस NH3 और साथ में H2। ये संपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें होगा क्या कि धीरे धीरे करके जितने भी मैंगनीज ऑक्साइड है वो धीरे धीरे करके मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदलते चले जाएंगे और जिंक जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड में बदलता चला जाएगा और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा जिंक का ऑक्सीडेशन होते चला जाएगा और कैथोड का रिडक्शन होते चला जाएगा। एक समय स्टूडेंट ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें उपयोग किया है वो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट इसमें कंज्यूम हो जाएगा, यानी वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और जब ऐसा हो जाएगा तो आपका सेल कार्य करना बंद कर देगा। जब तक कि ये रासायनिक अभिक्रिया चलते रहेगी, कौन सी जिंक+2 आयन में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वह 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ में चलेगा और बाहरी परिपथ में चलकर वो कैथोड इस पे आएगा कैथोड पे और कैथोड पे यानी कि कैथोड पे आने पे यानी बाहरी परिपथ यानी यहाँ पे कैथोड आपका कौन सा है यहाँ ये क्या कहते हैं ग्रेफाइट रॉड और ग्रेफाइट रॉड पे इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इस सॉल्यूशन से Mn2+ जो है यहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा और जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा स्टूडेंट तब तक आपको विद्युत धारा मिलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये विद्युत धारा मिलनी आपको बंद हो जाएगी। कब? जबकि सारा का सारा ये जो अमोनियम क्लोराइड था वो अमोनिया में बदल जाएगा और मैंगनीज ऑक्साइड था मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और फिर आपका सेल डेड हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आपके घरों में उपयोग आने वाले जो पेंसिल बैटरी है उसमें इसी तरह का कार्य होता है। एक बार फिर से हम समरी अप करेंगे आपको। पेंसिल बैटरी जो आपके घरों में होगा उसमें बाहर आपका क्या होगा, एक कार्डबोर्ड जिंक का कंटेनर होगा या किस तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। जबकि इस लेक्लान सेल के बीच में आपको एक ग्रेफाइट रॉड रहेगा जिसके चारों तरफ अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज ऑक्साइड का लेप रहेगा। जब आप इसको उपयोग में लाएंगे तो ये जिंक कंटेनर का जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड में यानी Zn+2 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला आएगा कहाँ पे, इस पे ये इलेक्ट्रोड यानी कि ग्रेफाइट के ऊपर और ग्रेफाइट से ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो गेन करेगा और गेन करके मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाएगा यानी इसका रिडक्शन होगा। और जब तक ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन मिलता रहेगा और जब तक इलेक्ट्रॉन मिलता रहेगा तब तक क्या होगा स्टूडेंट, तब तक आपको विद्युत धारा मिलती रहेगी। जब पूरा का पूरा मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड अमोनिया में बदल जाएगा, तब क्या होगा, ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, बंद हो जाएगी और उसके बाद आपका बैटरी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट ड्राई सेल के बारे में हो गया, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग अगले सेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट प्राथमिक सेल के रूप में हम लोग एक और सेल के बारे में बात करते हैं, मरकरी सेल। ये मरकरी का उपयोग मुख्यतः इसमें किया जाता है इसलिए इसका नाम मरकरी सेल रखा गया है। इसका भी डायग्राम कुछ इसी प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ बीच में हमने क्या किया है कि जिंक एमलगम का, जिंक एमलगम किसको कहते हैं, जिंक और मरकरी के मिश्रण को जिंक एमलगम कहा जाता है। तो जिंक एमलगम का एनोड बनाया गया है, ये एनोड की तरह कार्य करेगा और इसके बीच में देखिए हमने यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन का लेप लिया है। यह किस तरह कार्य करेगा, तो कैथोड की तरह कार्य करेगा। उसके अलावा बाहर में हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का लिया है। तो इस तरह से यह आपका एक लेड बैटरी है, लेड नहीं मरकरी सेल है। इस मरकरी सेल में होता क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि मरकरी सेल में ये जो एनोड है जिंक, ये अपने आयनों में टूटता है। जिंक
Zn+2 में चला जाएगा और आपको क्या देगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन देगा और यह 2 इलेक्ट्रॉन मरकरी के पास आएगा, HgO के पास आएगा और यह 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी कि ये HgO जो है आपका मतलब कि मरकरी जो यहाँ पर है मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड में तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मरकरी +2 में यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका देखें तो +2 में है, जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मरकरी में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया होगी और इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगी, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो रहे हैं वह 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ में चलेंगे, जहां से आपको क्या होगा, विद्युत धारा मिलता रहेगा और उसी विद्युत धारा के कारण आप इसका उपयोग करेंगे। और एक तरह से समझिए, तो आपको एक बात बताना भूल गया, लेक्लांच सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उसका होता है EMF, वह होता है 1.5 वोल्ट, यानी कि आप जो बैटरी खरीद के लाते हैं घरों में उपयोग करते हैं उसको उसका जो वोल्टेज है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट, जबकि इस मरकरी सेल का वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, 1.35 वोल्ट। और इसका उपयोग मुख्य रूप से जैसे हाथ में लगाने वाली घड़ी में किया जाता है या फिर कान में हेयरिंग एड जो होता है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके कान में लगाया जाता है सुनने के लिए, उसमें बैटरी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो छोटी छोटी बैटरी जो आपको निकल के मिलता है बाजार में 1.35 वोल्ट का, वो क्या होता है, मरकरी सेल का होता है। तो सबसे पहले हम इसके संरचना के बारे में बात करते हैं। तो चलिए संरचना हम आपको नोट कर देते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग लिखते हैं एक बर्तन के अंदर जिंक एमलगम ZnHg, जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे जिंक अमलगम का एनोड लिया जाता है जो मरकरी ऑक्साइड HgO और कार्बन, इसको कहते हैं मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के लेप लिया जाता है, जो मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के लेप में मौजूद होता है और यह लेप कैथोड की तरह कार्य करता है, तो कैसे कार्य करेगा, कैथोड की तरह। और इसमें लिखते हैं अगला पॉइंट क्या लिख देंगे स्टूडेंट, कि इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का लेप लिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे कार्यविधि देख लेंगे स्टूडेंट कि किस तरह से ये कार्य करेगा। तो कार्यविधि में कैथोड पर कौन से विक्रिया हुई, पहले एनोड पे ले लेते हैं। एनोड पे किस तरह की विक्रिया होगी उसके बारे में बात करेंगे। एनोड पर किस तरह की विक्रिया होगी, तो ध्यान दीजिए, एनोड पर आपके पास जिंक है और अमलगम है यानी Hg है, और जिंक Hg होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn जो है वो 2OH माइनस के साथ मिलकर किसमें बदल जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और यह 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कौन करेगा, कैथोड करेगा। तो देखिए कैथोड पर किस तरह की विक्रिया होगी उसको ध्यान दीजिए। कैथोड में क्या क्या लिया है आपने, ध्यान दीजिए, कैथोड में आपने मरकरी ऑक्साइड लिया है, तो मरकरी ऑक्साइड यानी HgO ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये किस में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Hg में बदल जाएगा और साथ में 2OH माइनस में बदल जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन। ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों समीकरण को जब आप साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस HgO मिल गया, क्या आपको Hg मिल गया और साथ में ZnOH होल ट्वाइस हो गया। तो ध्यान दीजिए, इस समीकरण में जिंक
जो आप यहाँ पे लिए हैं वह जिंक हमेशा जिंक हाइड्रोक्साइड में बदलता चला जाएगा, और मरकरी जो आपने यहाँ लिया है मरकरी का ऑक्साइड, ये मरकरी में बदलता चला जाएगा। तो ये समीकरण जब चलता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का गमन होता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के गमन होने के साथ साथ आपको विद्युत धारा मिलती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा ये जो जिंक जो आपने लिया है जिंक एमलगम, उसमें से जिंक जो हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, और मरकरी ऑक्साइड जो आपने लिया है वह मरकरी ऑक्साइड मरकरी में बदल जाएगा। और जब ये कार्य संपन्न हो जाएगा तो आपका सेल डेड हो जाएगा, यानी उसके आगे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं, और जब रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं तो आपको विद्युत धारा मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ द मरकरी सेल कितना हो जाएगा, 1.35 वोल्ट। याद रखिएगा, एक पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ किसका, लेक्लांस सेल कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। इसको ध्यान रखिएगा कि ड्राई सेल लेक्लांस सेल का जो ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट होता है, जबकि मरकरी सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो प्राथमिक सेल की बात हम लोगों ने कर ली। अब प्राथमिक सेल के बाद हमारे पास द्वितीयक सेल है जो कि रिचार्जेबल बैटरी है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि प्राथमिक सेल आज आप लोग पढ़िए, कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा द्वितीयक सेल के बारे में, यानी सेकेंडरी सेल के बारे में, जिसमें लेड स्टोरेज बैटरी देखेंगे। आपके घरों में जो इन्वर्टर बैटरी होता है वो किस तरह कार्य करता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।